नमस्कार, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी में। तो आज का यह वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल है जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला था, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट के, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार ट्राई करती हूँ और मुझे भी पसंद है। तो थोड़ा सा टाइम मिला तो मैं सोच रही हूँ कि 10-15 मिनट की क्लास में बना के आप लोगों को शेयर करूँ और आप सभी को गाइड करूँ कि आप हिस्ट्री सब्जेक्ट को कैसे तैयार करें। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि मैं हिस्ट्री आपको पढ़ाने में क्यों इंटरेस्ट रखती हूँ। जब आप लोग बोलते हैं मैम आप हिंदी पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री भी पढ़ाओ, तो हिस्ट्री सब्जेक्ट मेरा है। मैंने ग्रेजुएशन हिस्ट्री और सोशोलॉजी और डबल हिंदी से किया है, ठीक है, MGI PU जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से। उसके अलावा जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी हिस्ट्री आता है, तो स्पेक्ट्रम वगैरह है वो मैं पढ़ती रहती हूँ। ओके, तो वहाँ से भी जो है मेरा इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, मुझे अच्छा लगता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप सभी के लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मैं आपको आज क्या पढ़ाने वाली हूँ साथियों, तो मैं आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ाने वाली हूँ क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं है, ठीक है, बट हमारे पास मटेरियल है, इनफ है और आपको सफलता भी दिलाएगा। देखिए ये हमारा चैनल है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है हिमालयन हिंदी एकेडमी। यहाँ पे मैं पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ साथियों, पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं तो उनके लिए मैंने कुछ PDF यहाँ पे शेयर की थी। तो ये PYMCQs का PDF है हिस्ट्री का, ये ठीक है। तो इसी से मैं लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको सॉल्व कराऊंगी और आपको बताऊंगी कि आपको कैसे मेहनत करनी है, कैसे पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी यहाँ से, ठीक है, इतिहास सब्जेक्ट में। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेरा प्रयास कैसा लगा। ये आपका सिलेबस है हिस्ट्री का, ठीक है, और आपको पता होगा कि 10 इकाई पर ही आधारित है आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, सेकेंड पेपर, ठीक है। इसमें आपको देखिए क्या क्या पढ़ना है। मैं कहूँगी जिनको नेट चाहिए ना, जिनको नेट चाहिए उनको तो सिर्फ उनके लिए ये इनफ है, उनके लिए ये इनफ है, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इससे आपके कई टॉपिक तैयार होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन पेपर है आपका 2021 का, जून 2021 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि इसको मैच करना है, ठीक है। ये जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी है, अतगा खान का मकबरा दिल्ली है, शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद है, इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा है, ठीक है। अब ये मैच करना है कि स्मारक, ठीक है, और सुलेखा कार जो इनके हैं वो, ठीक है, मैच करना है। पहले तो यहाँ पे आपने क्या चीज़ देखी है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सीकरी में है। अतगा खान का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में है, क्योंकि नेक्स्ट आपका ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शाह बेगम का मकबरा कहाँ है, इलाहाबाद में है। इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। और मैं इंटरेस्ट रखती हूँ इसलिए क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री में थोड़ा सा ये तैयार हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं और इंटरेस्ट रखती हूँ कि मैं आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अब हमें देखना क्या है, हमें यहाँ पे देखना है कि जो बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, इसके सुलेखाकार जो हैं अहमद अल चिश्ती है। कौन है, अहमद अल चिश्ती हैं। अतगा खान का मकबरा दिल्ली, वाकी मोहम्मद है। शाह बेगम का मकबरा इलाहाबाद, मीर अब्दुल्ला मुस्किन कलाम है, ठीक है। फिर इत्मादुल्ला का मकबरा आगरा, अब्द अल नबी अल करैसी हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको आपको चाहे नोट्स बना के रिवीजन करिए, चाहे जैसे करिए, आपको ये याद करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपका क्या, यहाँ पे निम्नलिखित ईरानी चित्रकारों में से पिता पुत्र का कौन सा जोड़ा हुमायूं के दरबार में था। Which among the following Persian painters of father son ड्यू joined Humayun's court। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन है, इसको आप पढ़िए, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय में ही पड़ी थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुगल चित्रकला की नींव किसके समय में पड़ी थी, हुमायूं के समय में पड़ी थी। किसके समय में, हुमायूं के समय में।
शेर शाह से पराजित होने के पश्चात जब हुमायूं ईरान में निवास कर रहा था, वह कुछ चित्रकारों से परिचित हुआ। उनके कामों से प्रभावित होकर उनमें से 2 को उसकी सेवा में आमंत्रित किया। ये कलाकार थे अब्दुल समद और मीर मुसब्बिर। हालांकि किसी कारण से मीर मुसब्बिर हुमायूं के दरबार में उपस्थित नहीं हो सका। उसके जगह पर मुगल सेवा में उसका बेटा मीर सैयद अली उपस्थित हुआ, जिसे हुमायूं ने नादिर उल उस्त्र की उपाधि प्रदान की। अब मीर सैयद अली जो है उसको नादिर उल उस्त्र की उपाधि किसने दी? हुमायूं ने दी। तथा अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि प्रदान की। तो ये भी आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से सही कौन सा है, ठीक है, करेक्ट कौन सा है। जहांगीर के शासनकाल में कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? फर्स्ट है मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। बी ऑप्शन है अबुल हसन एक छवि चित्रकार था। सी ऑप्शन है गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए बी सी करेक्ट है। तीनों ही सही हैं, बस आपको याद रखना है। पूछा जा सकता है कि जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में कौन निपुण था? मंसूर, ठीक है। छवि चित्रकार कौन था? अबुल हसन। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो ये मैच करने के लिए आ सकता है आपका, ये चीज इधर साइड में हो जाएगी, ये चीज इधर साइड में हो जाएगी। मैच करो भाई इनको, ठीक है, ऐसे आ जाएगा प्रश्न। जहांगीर स्वयं एक कुशल चित्रकार था। जहांगीर कौन था? स्वयं एक कुशल चित्रकार था। इसका काल मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष था। जहांगीर अपने शाहजादा काल में अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना किसने की है? जहांगीर ने की है। जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार हैं अबुल हसन, विशनदास, मंसूर, गोवर्धन, मनोहर, माधव, मोहम्मद मुराद, दौलत, फारूक बेग आदि। ये नाम आपको याद रखने हैं और पूछा जा सकता है इनमें से कौन जहांगीर के शासन में था, कौन नहीं था, ठीक है। इनमें से कुछ चित्रकारों ने मुगल चित्रकारी के क्षेत्र में विशेष शैलियों में निपुणता हासिल कर ली थी। जैसे उस्ताद मंसूर, जहांगीर ने इसे नादिर उल अस्त्र की उपाधि प्रदान की थी। मंसूर जानवरों और फूलों के चित्र बनाने में निपुण था। इसकी महत्वपूर्ण कृतियों में साइबेरिया का एक विरला सारस, ठीक है, साइबेरिया का एक विरला सारस किसने बनाया? मंसूर ने बनाया। किसने बनाया? मंसूर ने बनाया। तथा बंगाल का एक अनोखा पुष्प उल्लेखनीय है। बंगाल का एक अनोखा पुष्प और साइबेरिया का एक विरला सारस। अबुल हसन बादशाह शाहजहां ने इसे नादिर उल जमा की उपाधि प्रदान की थी। अबुल हसन को व्यक्ति चित्रों में महारत हासिल थी। गोवर्धन साधु संतों, संगीतज्ञों और फकीरों के चित्र बनाने में निपुण था। तो बस आपको ये जो थ्योरी है ना, इस पे काम करना है, इस पे काम करना, ये आपको JRF भी दिला सकती है। साथियों, जितना आप डेडिकेशन के साथ सिलेक्टेड तैयारी करेंगे उतनी ही आसानी से आपको सफलता मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपका देखिए, 1859-60 में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? नील विद्रोह। नील विद्रोह 1859 और 60 में विश्वास और विष्णु, विश्वास, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास किस आंदोलन से संबंधित थे? नील विद्रोह। अब आपको मुंडा विद्रोह, कुक्का विद्रोह, फराइजी आंदोलन, ये सभी तैयार करने हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लीजिए कि नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में 1859 और 60 में चला। इस आंदोलन का नेतृत्व दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। इस प्रथा को स्थानीय भाषा में ददनी प्रथा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, ददनी प्रथा किसको कहा गया? नील विद्रोह को। इस आंदोलन का समर्थन हिंदू पैट्रियार्ट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने भी किया था। 1859 में नील दर्पण में दीनबंधु मित्र ने नील विद्रोह का समर्थन किया। यह भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन था। भारतीय किसानों का प्रथम सफल आंदोलन कौन सा था? नील विद्रोह।
विकल्प में उल्लिखित अन्य आंदोलन कोका विद्रोह, फराजी विद्रोह राजनीतिक धार्मिक आंदोलन थे, वहीं पर मुंडा विद्रोह जनजाति विद्रोह था। कोका विद्रोह का नेतृत्व भगत जवाहरमल, फराजी विद्रोह का नेतृत्व हाजी शरीयत उल एवं उनके पुत्र दादू मियाँ तथा मुंडा विद्रोह का नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मैं कहती हूँ यदि आपने इस पीडीएफ को लगभग 5 से 6 बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, आपका नेट कोई नहीं रोक पाएगा, नेट कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। चलिए, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। पेपर फर्स्ट में स्पेशल पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और पेपर फर्स्ट में जिसको प्रॉब्लम हो रही है, आप पेपर फर्स्ट के लिए मुझे फॉलो कर सकते हो। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में भारत युद्ध की काल गणना का उल्लेख मिलता है? डायरेक्ट आंसर बताती हूँ मैं, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल, ठीक है, एहोल अभिलेख में। किसके? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली शासक था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में चालुक्य वंश की विस्तृत जानकारी मिलती है। इस अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति हैं। इस अभिलेख में भारत युद्ध, महाभारत युद्ध की घटना 3102 और 1 ईसा पूर्व में से काल गणना का उल्लेख किया गया है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के घोसी तहसील से मधुवन ताम्रपत्र 631 ईस्वी प्राप्त हुआ। इसमें हर्ष द्वारा श्रावस्ती भुक्ति के सोमकुंडा गांव के सावर्ण गोत्री भट्ट वास स्वामी तथा विष्णुवर्ध गोत्री भट्ट शिवदेव स्वामी को अग्रहर भूमि अनुदान का उल्लेख है। प्रभावती गुप्ता गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ संपन्न हुआ था। प्रभावती गुप्ता का एक महत्वपूर्ण अभिलेख पूना ताम्रपत्र अभिलेख है। हरहा अभिलेख उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्राप्त हुआ। यह लेख मौखरी नरेश ईशान वर्मा के पुत्र सूर्य वर्मा द्वारा खुदवाया गया था। इसके अध्ययन से हमें वंश के प्रथम 4 राजाओं के शासनकाल की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी अपने प्रांत में जल व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं? तो करेक्ट आंसर ABCD चारों ही है। सूर्य, पुष्यगुप्त, दुशास, सुविशाख सभी जल व्यवस्था के लिए प्रसिद्ध थे। सभी विकल्प सत्य हैं। कल्हड़कृत राजतरंगिणी, राजतरंगिणी किसने लिखी है? कल्हड़ ने लिखी है। कश्मीर के इतिहास का उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी में कश्मीर का इतिहास मिलता है। कश्मीर के शासक अनंत वर्मन के समय सुर नामक अधिकारी ने झेलम नदी पर बांध बनाकर नहरें निकलवाई थीं। पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था, जिसने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील पर जल व्यवस्था के लिए बांध का निर्माण करवाया था। तो साप्स ने इस झील से नहरें निकालकर सिंचाई के लिए जल व्यवस्था का प्रबंधन किया। जो मौर्य सम्राट अशोक का प्रांतपति था, सुविशाख ने रुद्रदामन के समय इस बांध का मरम्मत करवाया और उसे 3 गुना मजबूत बनाया एवं जल प्रबंध की व्यवस्था की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, उपनिवेशवाद की आर्थिक आलोचना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ आपको मिलेगा ए ऑप्शन, ए और बी सही है। ए और बी सही है, ये दोनों सही है, बाकी गलत है। उपनिवेशवाद से संबंधित, और आपका इतिहास सब्जेक्ट है तो आपको पता होगा उपनिवेशवाद क्या है। ब्रितानी प्रशासकों ने रेल मार्गों के तेज निर्माण और भारत के विदेश व्यापार को भारत की समृद्धि के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। वी राष्ट्रवादियों के लिए घरेलू उद्योग, विदेशी व्यापार और रेलवे पर नकारात्मक प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के अलविकास को दर्शाता है। ओके, फिर आप आगे आएंगे। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे? तो निजामुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन अहमद, ए ऑप्शन। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको ये कि अकबर मुगल काल का एक महान शासक था। इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट सिंध में राणा वीरसाल नामक राजपूत सरदार के घर में हमीदा बानो बेगम के घर में हुआ था। इसके पिता का नाम था हुमायूं। अकबर के समय मुगल साम्राज्य का विस्तार तेजी से हुआ। इस दौरान शहरीकरण और शहरों की आबादी में भी वृद्धि हुई। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार 1592 में अकबर के साम्राज्य में लगभग 120 नगर और 3200 कस्बे थे।
आइन एक अकबरी से पता चलता है कि नगर का प्रशासन कोतवाल नामक पदाधिकारी करता था, जिसका कार्य आधुनिक नगर पालिकाओं और पुलिस अधिकारियों के समान था। कौन संभालता था? कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्रम से लगाना है। निम्नलिखित संधियों का कालक्रमानुसार रखें। अब साथियों करना क्या है आपको, नेट जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये जो ऐसे आती हैं संधियाँ, इनको आप किसी नोटबुक में एक जगह पे लिख लीजिए और हर हफ्ते इनका रिवीजन करिए, आपको याद रहेगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि, लाहौर की संधि, वसई की संधि, इलाहाबाद और कड़ा की संधि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब बस आपको ऐसे इलाहाबाद और कड़ा की संधि 1765, 16 अगस्त 1765, श्रीरंगपट्टनम की संधि 18 मार्च 1792, वसई की संधि 31 दिसंबर 1802, लाहौर की संधि 9 मार्च 1846। ठीक है, तो ये आपको एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा फोकस करके पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ओके तो साथियों आई होप आप सभी को ये क्लास पसंद आएगी। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको क्लास पसंद आएगी तो मैं ऐसी और क्लासेस भी लेकर आऊँगी, लगभग 20 क्लास आपको प्रोवाइड करा दूँगी, जिससे आपको पढ़ने का एक प्रेरणा मिलेगी और एक आइडिया भी मिलेगा कि हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के माध्यम से कैसे तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताऊँगी कि 100% यहाँ से आपके क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं इस क्लास से। ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।